हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम नया चैप्टर पार्टनरशिप का, अभी तक 2 चैप्टर्स हम फिनिश कर चुके हैं। पहला चैप्टर था फंडामेंटल्स, जिसमें हमने फाइनल अकाउंट्स और पास्ट एडजस्टमेंट्स को करना सीखा था। दूसरा चैप्टर जिसमें हमने गुडविल का वैल्यूएशन सीखा था। और अब हम इसी पार्टनरशिप के क्रम में अगला चैप्टर उठाने वाले हैं, वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। आप लोग कहेंगे कि सर पहले हमने सोल ट्रेड से पार्टनरशिप किया, अब पार्टनरशिप में भी नए पार्टनर को ऐड करने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? तो बेटे इसका भी वही रीज़न है, आपने सिंगल ओनर से पार्टनरशिप पे क्यों आए? बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, जो मैनेजरियल नीड्स थी उनको सेटिस्फाई करने के लिए। जिस तरीके से आपने 1 से 2 किया और 2 से 3 भी होने का रीजन भी वही रहेगा, 2 से 3 होने का रीजन भी वही रहेगा। ओके, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं क्यों हम एडमिशन ऑफ पार्टनर लेते हैं? सबसे पहला है कैपिटल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, दूसरा क्या है? बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तीसरा नीड क्या होगा बेटा? तीसरा नीड होगा मैनेजरियल एफिशिएंसी। जो आपने बिजनेस कर रहे हो उसकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा अच्छे तरीके से उस बिजनेस को मैनेज करना चाहते हो, तो भी आप नया पार्टनर एडमिट कर सकते हो। लेकिन ये नया पार्टनर ऐसे ही नहीं है कि वो कहेगा मुंह उठा के आ जाएगा बिजनेस में। नो, नया पार्टनर एडमिट होने के लिए कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की रजामंदी चाहिए। क्या चाहिए बेटा? सभी पार्टनर्स की रजामंदी चाहिए। सभी पार्टनर्स इस बात पर एग्री हों, जो भी सभी का मतलब है पुराने पार्टनर, सभी पुराने पार्टनर इस बात पर एग्री हों कि हाँ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर नया कोई व्यक्ति बिजनेस में आना चाहता है तो वो आ सकता है, हम उसको बिजनेस में एंटर करने के लिए परमिशन देते हैं। जब सभी पार्टनर्स परमिशन दे देंगे, एग्री कर देंगे, तभी न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा। ठीक है, ये बात हो गई। हमने ये भी जान लिया कि क्यों होगा, क्यों करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। दूसरी बात ये जान ली कि कैसे होगा। अब एक नई बात आती है कि जब वो नया पार्टनर बन जाएगा तो उसको क्या क्या मिलेगा, राइट्स क्या क्या होंगे उसके। तो बेटा उसके राइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जो भी नया पार्टनर होगा उसका पहला राइट होगा, देखो सबसे पहली बात, बिजनेस में कौन आता क्यों है? कोई भी व्यक्ति बिजनेस को ज्वाइन क्यों करता है, बिजनेस करता क्यों है? उसका मेन और एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। तो जो नया पार्टनर आएगा उसको क्या अधिकार होगा? प्रॉफिट शेयरिंग का अधिकार होगा बेटा। किस चीज का? प्रॉफिट शेयरिंग। दूसरी चीज क्या होती है? एसेट शेयरिंग। भाई जब बिजनेस में कैपिटल लगाएगा तो बिजनेस में जो भी एसेट्स हैं उन एसेट्स पर भी उसका अधिकार हो जाएगा। ओके, प्रॉफिट बांटेगा, एसेट्स पर राइट रखेगा, और जब चाहे वो बुक्स ऑफ बिजनेस को इन्विजिलेट कर सकता है। मतलब जो अधिकार एक पुराने पार्टनर पर हैं वही सारे अधिकार एक नए पार्टनर पर भी होंगे। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन कर सकता है, वो मैनेजरियल डिसीजंस को, मैनेजमेंट में पूरा पूरा भाग ले सकता है। ऐसे बहुत सारे बेटा राइट्स नए पार्टनर को मिल जाते हैं। दीज आर इक्विवेलेंट टू ओल्ड पार्टनर, जो कि ओल्ड पार्टनर्स के अधिकार के बराबर होते हैं। ओके, एक और बात, अगर वो एसेट को शेयर करेगा, प्रॉफिट को शेयर करेगा, तो लायबिलिटी में भी उसकी जिम्मेदारी भी रहेगी। ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी इन लायबिलिटीज, बिजनेस की लायबिलिटीज में भी वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा। ओके बेटा, ये नए पार्टनर से जुड़े हुए रिक्वायरमेंट्स, क्यों उसको एंटर करें, कब वो एंटर होगा, उसके राइट्स क्या होंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे। अब एक और नया पॉइंट खुल के आता है। बोले सर मान के चलो पहले 2 पार्टनर्स थे, एक थे चंगू जी और दूसरे थे मंगू जी। ठीक है, जो पहली पार्टनरशिप डीड थी वो इन दोनों के ऊपर थी। पहली जो पार्टनरशिप डीड थी
वो इन दोनों पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुए थे उनको डिस्क्राइब करती थी। इसका मतलब अब क्या होगा बेटा, जो पुरानी पार्टनरशिप डीड है उसको खत्म करना पड़ेगा। क्यों खत्म करना पड़ेगा? क्योंकि जो नया पार्टनर आएगा उसके साथ भी जो एग्रीमेंट्स होंगे, अब एक मान के चलो एक नया पार्टनर आ गया, टिंगू, चंगू, मंगू, टिंगू, 3 पार्टनर्स हो गए। अब जो नया पार्टनर आ गया इसके अकॉर्डिंग अब तक जो टर्म्स एंड कंडीशन थे वो इन दोनों के थे। अब जो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री होंगे वो इन तीनों पार्टनर्स के होंगे। तीनों पार्टनर्स के अकॉर्डिंग जो पुरानी पार्टनरशिप डीड है उसको रद्द कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा और एक नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आएगी। एक नई पार्टनरशिप डीड ये लोग बना लेंगे। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट सभी पार्टनर्स के इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स, नया एग्रीमेंट सभी पार्टनर्स के बीच में आ जाता है। ओके, तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको, रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों नए पार्टनर को लाने की जरूरत पड़ रही है, कैपिटल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए और मैनेजरियल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, दूसरा वो कब एंटर करेगा, जब सभी पार्टनर्स राजी होंगे। अगर कोई भी पार्टनर ये कहता है नहीं 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 मैं इसको पार्टनर नहीं बना सकता, तो कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद उसके राइट क्या होंगे, प्रॉफिट को शेयर करने के, असेट्स के शेयर करने के, क्योंकि पहला उद्देश्य तो यही है, बिजनेस में क्यों आ रहा है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए, तो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। दूसरा उद्देश्य, जब वो बिजनेस में कैपिटल लगाएगा तो बिजनेस की जो असेट्स है उन पर अधिकार भी पाएगा। कैपिटल लगाने का मतलब क्या है, मैं बिजनेस में अपने कैपिटल लगाऊंगा। छोड़ दो पार्टनरशिप को, सोल ट्रेड में सोच कर देखो, मैंने कैपिटल लगाया, असेट्स मेरी, जब वो कैपिटल लगा रहा है तो असेट्स पे नया जो पार्टनर कैपिटल लगा रहा है तो असेट्स पे उसका भी अधिकार होगा। जैसे मेरी बिजनेस में मेरा अधिकार, पार्टनरशिप बिजनेस में हर पार्टनर का अधिकार, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो। ओके, पुराना जो एग्रीमेंट होगा, पुरानी जो पार्टनरशिप डीड होगी वो डीड खत्म हो जाएगी, एक नई डीड बनाई जाएगी, न्यू एग्रीमेंट होगा, पुराने एग्रीमेंट सारे खत्म हो जाएंगे। जो नए पार्टनर्स हैं, दोनों हैं, तीनों हैं, चारों हैं, 10 हैं, 50 हैं, 50 से ऊपर नहीं हो सकते, जितने भी नए पार्टनर होंगे इंक्लूडिंग ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड और न्यू सबको मिला के 50 हो सकते हैं। सभी को मिला के जो भी पार्टनर्स होंगे ओल्ड प्लस न्यू, जो नए टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेंगे उसके बेसिस पर नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। तो ये तो था नीड्स, हम ये समझ लेते हैं रिक्वायरमेंट, राइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा था। हमारी हैसियत क्या है, हम कौन है बिजनेस के, हम मालिक नहीं है, हम कौन है, हम अकाउंटेंट्स हैं। तो सर हमारे लिए क्या बढ़ने वाला है ये हमें पढ़ना है, हमारे लिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, हमारे लिए क्या रिकॉर्डिंग्स बढ़ने वाली हैं, किस तरीके से हमें इन सबको रिकॉर्ड करना है। नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है, हमें किस तरीके से ट्रीट करना है, वास्तव में वही सब हमें इस चैप्टर में जानना है। ओके, इन सब को जानेंगे और हमें क्या क्या नया करना पड़ेगा उसको मैं आपको बताऊंगा। ओके, शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले तो बेटा हमें एसर्टेन होता है, करना होता है रेशियो। इसमें न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग आते हैं। सबसे पहले हमें क्या एसर्टेन करना है, क्या कैलकुलेट करना है सर, रेशियो कैलकुलेट करने हैं। कौन कौन से रेशियो कैलकुलेट करने हैं बेटा, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। अब ये सैक्रिफाइसिंग क्या होता है और न्यू क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस में 2 पार्टनर्स थे ए और बी, ठीक है, ए एंड बी 2 पार्टनर्स थे और इस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता था उसके 2 हिस्से किए। आधा हिस्सा किसने रखा, ये वाला आधा रखा ए ने और वो वाला आधा रखा बी ने, आधा आधा प्रॉफिट्स को बांट लेते हैं। अब सी आएगा, ठीक है, सी भी ये कहता है चलो हम मान लेते हैं कि इक्वल पार्टनर्स होने वाले हैं तीनों। अब जो प्रॉफिट होगा, अब तक 2 हिस्से करते थे, अब कितने हिस्से करेंगे, अब 3 हिस्से करेंगे।
अब कितने हिस्से करने वाले हैं? 3 हिस्से करने वाले हैं। तो जो नया पार्टनर सी आ रहा है, जो नया पार्टनर सी आ रहा है, उसको ए ने कितना हिस्सा दिया और उसको बी ने कितना हिस्सा दिया, इसी को हम कहते हैं सेक्रीफाइस। हाउ मच द ओल्ड पार्टनर्स, हाउ मच द ओल्ड पार्टनर्स लेफ्ट sacrificed in favor of new partner, that is called sacrificing ratio। किस रेशो में किया? इसका जो भी हिस्सा होगा उसको किस, ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, that is called sacrificing ratio। जो नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, उसको ओल्ड पार्टनर्स अपने हिस्से में से कितना कितना किस रेशियो में दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या कहलाता है बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, और इन तीनों का मिला के जो नया रेशियो बन जाएगा, अभी तक ए और बी का रेशियो क्या था? 1:1, और इन तीनों का मिला के जो नया रेशियो हो जाएगा उसी को हम न्यू रेशियो कहेंगे। ओके, ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, दोनों का रेशियो क्या है? देने का सी को, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और तीनों को मिला के अब जो नया प्रॉफिट जिस रेशियो में बांटेंगे उसको क्या कहेंगे? न्यू रेशियो कहेंगे। तो बेटा सबसे पहला स्टेप होता है न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना। ओके, दूसरा जो स्टेप रहेगा बेटा, देखो क्या करना है, जो पुराने पाप है सब खत्म कर दो, पुराने जो लॉसेस हैं उनको पुराने पार्टनर्स में बांट दो, ठीक है, जो पुराने प्रॉफिट्स हैं अब तक नहीं बटे उनको बांट दो। तो पुराना जो भी है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, जो पुराने जमा प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं, रिजर्व्स हैं, इन सबको क्या करो? इन सबको ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना। मतलब इनका ट्रीटमेंट हमें करना है। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स हैं उनका ट्रीटमेंट हमें करना है। तीसरा, मैं अगर कोई बिजनेस खरीदता हूं, या मान के चलिए मैं आपका फ़ोन खरीदता हूं, आपसे पूछा बेटा फ़ोन कितने का, बोले सर 10,000 का, लेकिन मैं 10,000 में खरीदने के लिए रेडी हो जाऊंगा क्या? नहीं, मैं किस कीमत पे खरीदूंगा? मैं किस कीमत पे आपका फ़ोन खरीदूंगा? मैं उस कीमत पे खरीदूंगा जो वास्तव में एक्चुअल में अब उसकी कीमत है। और वो कैसे पता चलेगी? वो हमें मार्केट से पता चलेगी। मार्केट में हम जब कराएंगे, हाँ जी मेरे को ये फ़ोन लेना है सर, ज़रा देख के बताइए कितने का है, रिपेयरिंग वाले के पास जाएंगे, देख के बताइए भाई साहब कौन कितने का ले लेना चाहिए। ऐसे ही करते हैं या नहीं करते? तो बिजनेस भी जब खरीदने वाले हैं, जो असेट्स नया पार्टनर खरीदने वाला है, नया पार्टनर असेट्स में भी तो हिस्सेदारी खरीदेगा, बिजनेस में प्रॉफिट में हिस्सेदारी खरीद रहा है, इसका मतलब असेट्स में भी हिस्सेदारी खरीद रहा है, लायबिलिटीज में भी हिस्सेदारी खरीद रहा है, वो सब कुछ में हिस्सेदारी खरीद रहा है। और किसी भी चीज को खरीदते समय हम किसी भी वैल्यू पर नहीं ले लेते, हम किस वैल्यू पर लेते हैं? जो उनकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू होती है। तो हमें क्या करना है? असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना है, उनकी एक्चुअल वैल्यू पता करनी है कि जो भी हमारे बिजनेस में असेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनकी अब वैल्यू क्या है। उस वैल्यू को रिवैल्यू करेंगे और नई वैल्यूज को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, नई वैल्यूज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे। और रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज का हम नई वैल्यूज आंकेंगे और उस नई वैल्यू के आधार पर ही नया पार्टनर उन्हें खरीदेगा। सस्ते में हम नहीं बेचेंगे और महंगे में वो खरीदेगा नहीं, इसलिए असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया जाएगा। जो उस रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट और लॉस होगा, उस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स में बांटा जाएगा। इसके बाद हमने 3 स्टेप्स कर लिए। पहला स्टेप क्या हो गया? रेशियो हो गया। दूसरा स्टेप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो पुराने पार्टनर्स ने इकट्ठे किए थे उनमें बांट देना है, जो भी करना है। और कैसे कैसे ट्रीट होगा वो आगे और भी बताएंगे डिटेल में, अभी बस इतना समझ लो। आगे क्या होता है? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। एंड नेक्स्ट 4th वन इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पढ़ाना लास्ट चैप्टर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कीमत निकालनी सीख ली। अब हमें क्या करना है? उस गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। क्या करना है?
ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एंड लास्ट में क्या होगा, नया पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। ओके, तो ये सारे स्टेप्स हमें इसमें फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या किया जाएगा, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें सर्टेन करना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम एक्यूमुलेटेड जो पुराने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं उनको बांट देंगे। उसको बांटने के बाद हम असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करेंगे और फिर गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे और फिर कैपिटल लाएंगे, उसका एडजस्टमेंट करेंगे। ये सभी चैप्टर, ये सभी हमें टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे एडमिशन ऑफ न्यू सेशन में। इतना ही समझ, अगले सेशन में हम कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज के साथ में शुरू करेंगे। ओके बेटा, टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।